अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले हम इराकी और शामी कैंपेन्स पर बात कर चुके हैं। हम आज वेस्टर्न थिएटर ऑफ ऑपरेशंस यानी उन मुहिमों का जिक्र करेंगे, उन मुसलमान मिलिट्री ऑपरेशंस का जिक्र करेंगे कि जो मिस्र को फतह करने के लिए हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में की गई। इससे पहले हम कुछ उसके पस मंजर पर बात करना चाहते हैं। सूरह रोम कुरान पाक में एक मक्की सूरत है और ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह इस सूरा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रोमन और पर्शियन एम्पायर्स के आपस के तसादुम का जिक्र किया। यह जिक्र किया गया है कि पहले फारसी यानी पर्शियन एम्पायर रोमन एम्पायर को धकेलते हुए पीछे तक ले जाते हैं और रोमन्स को बहुत बुरी शिकस्त होती है। उस शिकस्त के बाद अल्लाह ताला कुरान में यह लिख देता है कि चंद सालों के अंदर रोमन्स रीऑर्गेनाइज करेंगे, रीग्रुप करेंगे और काउंटर अटैक करेंगे और उसके नतीजे में वो दोबारा उन तमाम इलाकों को हासिल कर लेंगे कि जो पर्शियन एम्पायर ने उनसे छीन लिए थे। ये वाकया मुसलमानों को इतना यकीन था अल्लाह ताला की तरफ से इस बिशारत का, इस पेशेंगोई का जो कुरान में नाजिल हो चुकी थी कि हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला उन्होंने काफिर से शर्त भी लगा ली और वो शर्त बाद में वो जीत भी गए कि जब फारसियों को शिकस्त हुई और रोमन एम्पायर 10 साल के अंदर अंदर दोबारा उन तमाम इलाकों पर काबिज हो गई जिन पर फारसियों ने कब्जा कर लिया था। वो इलाके कौन से थे? देखिए, जब पर्शियन एम्पायर ने फैलना शुरू किया, रोमन्स को शिकस्त हुई, तो एक तरफ तो ये हुआ कि तमाम एशिया माइनर, वो तमाम इलाके जो आजकल का मौजूदा तुर्की है, वो तमाम इलाके फारसियों ने अपने कब्जे में ले लिए और कुस्तुनतुनिया के दरवाजे पर खटखटाने लगे। दूसरी तरफ शाम का सूबा, इराक तो पहले ही फारसियों के पास था, शाम का सूबा भी रोमन्स के हाथ से निकल गया और उसके बाद फारसियों ने मुहिम जोई मिस्र में की और मिस्र में आगे बढ़ते हुए सिकंदरिया तक कब्जा कर लिया, यानी पूरा मिस्र भी बाज़ंतीनी हुक्मरानों के हाथ से निकल गया। हरकुलियस या हुरकुल जिसको अरबी में कहा जाता है, वो जब तख्त पे बैठा तो उस वक्त हाल ये था कि तमाम बड़े बड़े मशरकी सूबे रोमन बाइजेंटाइन एम्पायर के फारसियों के हाथ में जा चुके थे और यही वो वक्त था कि जब सूरह रोम ने इन सारी बातों की खबर दी थी। उसने रीऑर्गेनाइज करना शुरू किया अपनी फौजों को, अपनी मिलिट्री स्ट्रैटेजी, अपनी डिप्लोमेसी, अपनी पॉलिटिकल रीऑर्गेनाइजेशन, अपने आप को रीऑर्गेनाइज करके काउंटर अटैक लॉन्च किया उसने और आहिस्ता आहिस्ता तमाम वो इलाके वापस लेना शुरू किए जो फारसियों ने इससे ले लिए थे। यहाँ पे वो कुरान की पेशिंगोई पूरी हो रही थी जिस पर हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भी एक काफिर से शर्त लगाई हुई थी और नतीजा ये हुआ कि 10 साल के अरसे में मिस्र वापस बाइजेंटाइन एम्पायर के पास आया, शाम दोबारा से इनके कब्जे में गया और उन तमाम बिलादुर रोम के इलाकों को कि जो मशरकी बाइजेंटाइन एम्पायर की आखिरी हद बनते थे, जो आजकल का जदीद तुर्की है, उन तमाम इलाकों को भी फारसियों से खाली करा लिया गया। अगर आप नोट करें कि कोनिया का जो इलाका है तुर्की में, जहां मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहते हैं, उनको रूमी कहा जाता है इसी वजह से कि तुर्की के ये सारे इलाके जो थे बिलादुर रोम कहलाते थे और इन इलाकों पर फारसियों ने कब्जा कर लिया था और रोमन बाइजेंटाइन एम्पायर ने इनको इसी 10 साल के अरसे में निकाल कर पीछे किया। लेकिन अभी हरकुलियस ने या हरकुल ने सुकून का सांस भी नहीं लिया था कि मुसलमानों ने अपनी मिलिट्री एक्सपीडिशंस लॉन्च कर दी और मुसलमानों ने बराह रास्त दोनों सुपर पावर से तसादुम लिया, इराक में पर्शियन एम्पायर और सीरिया में रोमन एम्पायर। ये सारी तफसील हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पहले इराक पर हमला किया और इराक के तमाम मगरबी और जुनूबी हिस्सों पर कब्जा करते हुए उनको शाम की मुहिम की तरफ मुंतकिल कर दिया गया और शाम की मुहिम में मुसलमानों ने बड़ी बड़ी जंगें, जिनमें अजनादीन और यरमुक और उन तमाम जंगों के बाद पूरे फलस्तीन और शाम के इलाके और बैरूत लेबनान और वो तमाम इलाके जो समुंदर के साथ मिलते हैं, बाइजेंटीनी सल्तनत के शुमाल से लेकर नीचे मिस्र तक, वो तमाम इलाके मुसलमानों ने फतह कर लिए। अब ये कुछ गैर मामूली बातें यहां पर नोट करने की है। ये देखिए कि हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु की कादसिया की मुहिम के बाद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मुसलमानों को रोक दिया था कि ईरान प्रॉपर के अंदर जाकर, बाकायदा ईरान की सरहदों के अंदर जाकर जंग करने की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुसलमानों को अपने आप को इराक में मुस्तहकम भी करना था, फौज भी थोड़ी थी और सबसे बढ़कर इंतजामी उमूर पर तवज्जो देने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। मुसलमानों ने इस खूबसूरती से इंतजामी अमूर को तय करना शुरू किया, मकामी आबादी पर इतना एहसान और सलूक किया और जो हुस्न सलूक मुसलमानों ने किया उसके नतीजे में हजारों और लाखों की तादाद में मकामी आबादी मुसलमान होना शुरू हो गई थी और उस तमाम आबादी को इस्लाम सिखाना,
मुस्तहकम करना, क्योंकि इरादा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का यही था कि कम से कम इराक के सूबे की हद तक इसको बिलादुल अरब से जोड़ दिया जाए, और शाम भी जब फतह कर लिया जाएगा और ये मुसलमान हो जाएगा तो एक बहुत बड़ा मुसलमान अरब ब्लॉक बना दिया जाएगा कि जो एक तरफ पर्शियन एम्पायर को रोकेगा, दूसरी तरफ बाजेंटीनी एम्पायर को, बाजेंटीनी सल्तनत को रोक के रखेगा। इसी वजह से हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फौजकशी प्रॉपर ईरान में करना नहीं चाहते थे, लेकिन चूंकि जैसे जिक्र हम कर चुके हैं पहले, यज़दगर्द बादशाह गिरफ्तार नहीं हुआ था। पर्शियन एम्पायर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपनी जगह पे मौजूद थी, और बहुत जल्द हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यह फैसला करना पड़ा कि जब तक कि ये यज़दगर्द को गिरफ्तार या कत्ल न किया जाए, या बाकी तमाम इलाके जो पर्शियन एम्पायर के तहत हैं, जिसकी हदें मकरान से लेकर पाकिस्तान, आजकल के मौजूदा पाकिस्तान और अफगानिस्तान से लेकर बिलादुर रोम तक फैली हुई थी और ऊपर एशिया वस्ती तक उसकी सरहदें फैली हुई थी, जब तक इन इलाकों को ना फतह किया जाए उस वक्त तक फितना खत्म नहीं होगा। लेकिन हम इस मशरकी कैंपेन को, इस ईस्टर्न थिएटर ऑफ ऑपरेशंस को यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रोकेंगे। हजरत साद बिन अबी वक्कास की कादसिया की मुहिम के बाद जब मदाइन फतह होता है, उसके बाद भी कई बड़ी बड़ी जंगें ईरान प्रॉपर में लड़ी जाती हैं। उन कैंपेन्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे। इस वक्त हम आते हैं मगरबी थिएटर ऑफ ऑपरेशंस में। जब शाम फतह हो जाता है और शाम के फतह होने के बाद मुसलमानों को कदरे सुकून नसीब होता है, तो शाम में मुसलमानों के एक कमांडर हजरत अमर बिन अलास हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से दरख्वास्त करते हैं कि उनको इजाज़त दी जाए कि मिस्र की मुहिम शुरू की जाए। अब आप एक बात नोट कीजिए कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु एक गैर मामूली एडमिनिस्ट्रेटर और कमांडर इन चीफ थे। तारीख़ इंसानी में ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि एक कमांडर इन चीफ मदीना मुनव्वरा में बैठकर दो बड़े बड़े थिएटर ऑफ ऑपरेशंस ईस्ट में और नॉर्थ में, यानी मशरक में और शुमाल में, एक तरफ इराक और एक तरफ सीरिया, दो बड़ी बड़ी कैंपेन्स को कंट्रोल कर रहे हैं, और वो भी दो बड़ी बड़ी सुपर पावर्स के खिलाफ। और किन ऑड्स पे? इन ऑड्स पे कि मुसलमानों की तादाद 5 गुना 6 गुना कम होती है हमेशा, सप्लाई लाइन बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड है, वॉलंटियर और मुजाहिदीन और सिपाह बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है। और इस वक्त इन हालात में जब अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत उमर से दरख्वास्त की कि हमें मिस्र का महाज खोलने की भी इजाजत दी जाए, तो हजरत उमर रिलक्टेंट थे। बहुत ज्यादा तामुल किया आपने कि मगरबी महाज भी खोला जाए या नहीं, क्योंकि मुजाहिदीन की तादाद बिल्कुल भी मौजूद नहीं थी। और दूसरी तरफ एक दिक्कत और ये हुई थी कि शाम की मुहिम खत्म होने के बाद शाम में एक बहुत बड़ा प्लेग, एक ताउन की वबा फैली थी, जिसके नतीजे में 25,000 से जायद चीदा चीदा और बरगुज़ीदा मुसलमान वफात पा गए थे। उसमें हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह भी शामिल थे और बहुत बड़े बड़े और सहाबा भी कि जिन्होंने नॉर्दर्न कैंपेन में मुसलमानों की कमांड की थी। जाहिर है इन तमाम बड़े बड़े नुकसानात के साथ कि जब मुसलमानों की बहुत बरगज़ीदा हस्तियां और कमांडर्स वफात पा चुके हों, मुसलमानों के पास वसाइल भी इतने ना हो कि एक नई एम्पायर के साथ एक नया थिएटर ऑफ ऑपरेशन खोला जाए, तो हजरत उमर बहुत ज्यादा मोहतात थे। लेकिन हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम इतना बड़ा था कि हजरत उमर भी सोचने पर मजबूर हो गए कि वेस्टर्न थिएटर भी खोल दिया जाए।